गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने गेहूं के सेहू रोग, तुंदू रोग के लक्षण की बात कर ली थी, जिसे हमने रोगजनक पढ़ लिया था और रोग चक्र स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने ये पढ़ा था यहाँ तक कि रोग चक्र जो है, ये डिम्बक जो होते हैं वो पिट्टिकाओं में क्या होता है, नम अवस्था में 8 से 9 वर्ष तक और शुष्क अवस्थाओं में 28 वर्ष तक जीवन सम रहता है। ये अपने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अब इसके आगे बात करते हैं कि भाई रोग चक्र किस प्रकार से फैलता है, क्या प्रोसेस रहता है, इसकी बात करते हैं। देखिए, रोग चक्र की बात कर रहे थे अपन कि भाई रोग चक्र क्या होता है इसकी। देखिए कि भाई गेहूं के जो सेहू रोग जो होता है, इसमें अपन बात कर रहे थे अपन कि भाई इस रोग के अंदर क्या होता है, खेत में तथा पौधे के अवशेषों पर क्या होती है, जो पिट्टिकाएँ बनती है वो अगले फसल में क्या करती है, संक्रमण फैलाती है। कि जो पिट्टिकाएँ बनती है, कि पिट्टिकाएँ जो बनती है वो क्या करती है, अगली फसल के संक्रमण फैलाती है। क्या करती है, अगली फसल में संक्रमण फैलाती है, अगली फसल में संक्रमण फैलाती है। ठीक है, कि पिट्टिका के अंदर डिंबक और अंडावस्था इनकी जीवित रहती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करती है। ये क्या होती है, पिट्टिका क्या करती है, प्राथमिक निवेश द्रव्य का, मतलब आपके ये जो रोगजनक है इसको जीवित रखने का मुख्य सोर्स ये पिट्टिका ही होती है। तो ये प्राथमिक निवेश द्रव्य के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा कि मृदा में पड़े ये डिंबक जो होते हैं उचित नमी मिलने पर बाहर निकल आते हैं। कि ये जो डिंबक मृदा में रहते हैं, मृदा में जो डिंबक पड़े रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनको नमी मिलने पर क्या करते हैं, मृदा से आपके क्या हो जाते हैं कि नमी मिलने पर ये क्या हो जाते हैं, आपके बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं कहाँ से, मृदा से। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि इसको उचित मौसम मिला जाए, क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। उसके बाद ये क्या कार्य करते हैं कि गेहूं के छोटे पौधों पर क्या करते हैं, सतह पर हल्की जल परत उपस्थित होती है। क्या करते हैं कि जब ये बाहर निकलते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं गेहूं के, छोटे पौधों पर ठीक है क्या पाई जाती है, आपके हल्की, छोटे पौधों की जो सतह होती है, ठीक है, कि छोटे पौधे जो होते हैं इनकी जो सतह होती है, इन पे क्या पाई जाती है, हल्की जल की परत पाई जाती है। हल्की क्या पाई जाती है, जल की परत होती है। इस जल की परत में क्या करते हैं, डिंबक तैरते हुए वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, डिंबक तैरते हुए वृद्धि करते हैं, डिंबक तैरते हुए वृद्धि करते हैं और तैरते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, ये वृद्धि करते रहेंगे। फिर ये क्या करते हैं आपके, और शाखा के कहाँ पहुँच जाते हैं, वृद्धि करते करते, मतलब आपके ये आपके तैरते रहेंगे और आपकी वृद्धि करते किस तरफ, शाखा की ओर, ब्रांच की ओर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और शाखा की ओर जाने पर निकट पहुँच जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पत्तियों से बाह्य परजीवी के रूप में पोषण लेते हैं। तो ये शाखा से कहाँ पहुँचेंगे, पत्तियों पर, पत्तियों से क्या करेंगे, बाह्य परजीवी, मतलब बाहर सतह पे जो निर्भर रहते हैं, बाह्य परजीवी के रूप में कार्य करते हैं और क्या कार्य करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, और पोषण ग्रहण लेने करते हैं और पत्तियां क्या हो जाती है, कुरूप या कुर्चित हो जाती है। जिससे पत्तियों पे क्या असर पड़ता है, पत्तियां कुरूप या क्या हो जाती है, आपकी कुर्चित हो जाती है। कुरूप या क्या हो जाती है, कुर्चित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, किसके साथ साथ क्या होती है, पौधे की जो वृद्धि के साथ साथ ये क्या करते हैं, द्वितीय अवस्था डिंबक बढ़कर क्या करती है, पुष्प के अग्रभाग पर प्रवेश कर पिट्टिकाएं बनाती है। कि जैसे पौधा वृद्धि करेगा, साथ में ये भी वृद्धि करेंगे क्योंकि उनको पोषण मिल रहा है। तो पौधे की वृद्धि के साथ ये भी क्या करते हैं, वृद्धि प्रदर्शित करते हैं और क्या करते हैं, आपके ये जो आपके डिंबक जो है ये द्वितीय अवस्था आ जाती है इसकी, द्वितीय अवस्था किसकी, डिंबक की, द्वितीय अवस्था आ जाती है किसकी, डिंबक की, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये पुष्प के अग्रभाग में प्रवेश कर जाते हैं। तो पुष्प के अग्रभाग पर क्या बनाएंगे, आपके पिट्टिकाएं बनाएंगे। ठीक है साहब, और ये पिट्टिकाएं बनाते हैं और प्रत्येक जो आपके मादा होती है वो पिट्टिका में 10,000 से 30,000 तक अंडे देती है। कि जो एक मादा जो है इस रोगजनक की, ये क्या करती है, एक पिट्टिका के अंदर, ठीक है, कितने अंडे देती है, आपके
10,000 से 30,000, 10,000 से 30,000 तक अंडे देती है। अब आप सोचिए कितने छोटे अंडे रहेंगे और कितनी मात्रा में अंडे देती है। और अंडे के तुरंत बाद क्या हो जाती है, मर जाती है। मादा क्या होती है, अंडे देने के बाद मर जाती है, अंडे देने के बाद मर जाती है। अभी देखिए आप यहाँ तक अपने बात की सुन लीजिए, वापस की एक चर्चा कर लेते हैं कि भाई अभी क्या पढ़ा कि पीटिकाएं जो होती है अगली फसल के लिए संक्रमण फैलाती है, जो प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करती है। मर्दा में क्या होते हैं, डिंबक होते हैं, वो नमी पाकर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पे क्या करते हैं, छोटे पौधे की सतह पर आते हैं। ठीक है, सतह पाने में क्या आती है, पत्तियों पर हल्की जल की परत होती है, जिसमें क्या होता है, डिंबक तैरते हुए क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और ये वृद्धि करते कहाँ पहुँच जाते हैं, शाखा तक। शाखा से पहुँचते हैं पत्तियों पर। पत्तियों पर क्या रहते हैं, बाह्य परजीवी रूप में, मतलब बाहर रहकर पोषण ग्रहण करते हैं। और पोषण ग्रहण करने से पत्तियाँ क्या हो जाती है, कुरूप या कुरुचित हो जाती है, मतलब आकार बदल जाता है, छोटी हो जाती है, कट फट जाती है। और पौधे की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, साथ में डिंबक भी द्वितीय अवस्था में जाता है। फिर ये डिंबक क्या करता है, पुष्प के अगर आगे पहुंचता है और वहाँ पिट्टिका का निर्माण करता है। और एक पिट्टिका के अंदर मादा कम से कम 10 से 30,000 अंडे देती है, और अंडे देने के बाद मादा क्या हो जाती है, मर जाती है। यहाँ तक बात होगी। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसके आगे प्रोसेस क्या रहेगा, कि भाई अंडे देती है और क्या हो जाती है, आपकी मर जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि जो अंडे से क्या होता है, प्रथम डिंबक अवस्था बनती है, कि भाई अंडे दिए, इससे प्रथम डिंबक अवस्था जो बनेगी, ठीक है, ये क्या करती है, निर्मोचन के बाद द्वितीय डिंबक अवस्था में क्या कर जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कि अंडे के बाद क्या होगी, आपके डिंबक क्या करेगा, आपके प्रथम अवस्था में आएगा। फिर उसके बाद ये क्या करता है, आपके निर्मोचन के द्वारा द्वितीय अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आगे पढ़ना है कि अंडे दिए, अंडे के बाद क्या हुआ, अंडे से स्फुटन हुआ, आप नहीं, अंडे से क्या हुआ, डिंबक अवस्था आई, प्रथम डिंबक अवस्था। उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय डिंबक अवस्था बनेगी। ठीक है, जो निर्मोचन के द्वारा बनती है। निर्मोचन में आपको बताया था कि जो ये निम्न कोटि के जीव होते हैं, इनके अंदर अपन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए क्या करते हैं, किसी जीव की सहायता से, किसी माध्यम की सहायता से क्या करते हैं, अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, निर्मोचन कहा जाता है। मर्दा की सहायता ले सकते हैं, किसी जीव की सहायता ले सकते हैं, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, निर्मोचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे क्या होगा कि भाई वासुदेवा तो हिगोरानी थे, उन्होंने 1950 के अनुसार, इनके अनुसार किसके द्वारा, वासुदेवा वे हिगोरानी, इनकी बात करें तो इनके अनुसार 1950 के अनुसार बात करें, 1950 के अनुसार कि गेहूं में जो तुंदु रोग पैदा करने वाले रोगजनों को क्या कहा जाता है, आपके रिथाइबैक्टर टिट्रिसाई। कि भाई जो आपके तुंदु रोग उत्पन्न होता है गेहूं के अंदर, तुंदु, ठीक है, इसका जो आपके रोगजनक है, कि भाई तुंदु रोग जो होता है, इसके रोगजनक जो है उसका क्या नाम है, रिथाइबैक्टर टिट्रिसाई। और के एग्यूना टिट्रिसाई सूत्रकृमि के बीच एक अविकल्पी संबंध होता है कि भाई एक तो रिथाइबैक्टर जो आपके रिथाइबैक्टर टिट्रिसाई और एग्यूना टिट्रिसाई जो होता है, एग्यूना, कल बताया था इनके बारे में, एग्यूना टिट्रिसाई के इनमें क्या पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है अविकल्पी, जो क्या है आपके, जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, कि सूत्रकृमि के डिंबक तुंदु रोग के जीवाणु जो गेहूं को क्या कहते हैं, पौधे तक पहुंचाने रोगवाहक के रूप में कार्य करते हैं। कि भाई ये क्या कार्य है कि सूत्रकृमि के जो डिंबक होते हैं वे तुंदु रोग के जीवाणु को, कि भाई सूत्रकृमि जो होते हैं आपके, ये कि सूत्रकृमि जो होते हैं, कि वे सूत्रकृमि जो होते हैं आपके, ये क्या कार्य करते हैं, आपके डिंबक के जो तुंदु रोग जो होता है, तुंदु रोग जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं, डिंबक की सहायता से क्या करते हैं, तुंदु रोग के जीवाणु जो है वो गेहूं के पौधे तक पहुंचने में क्या करते हैं, रोगवाहक का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें आपके देख लीजिए, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके, कि सूत्रकृमि के जो डिंबक हैं, अभी पढ़ा था डिंबक जो अंडावस्था के बाद बनते हैं, ठीक है, तो डिंबक जो होते हैं तुंदु रोग के जीवाणु को, अभी पढ़ा था तुंदु रोग जो होता है वो जीवाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, तो तुंदु रोग के जीवाणु को पौधे के गेहूं के
गेहूं के पौधे तक पहुंचाने में रोगवाहक के रूप में कार्य करते हैं। रोगवाहक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि भाई डिंबक जो है, सूत्रकृमि की जो डिंबक अवस्था, ये क्या करते हैं, तुंदु रोग के जीवाणु को गेहूं के पौधों तक पहुंचाने में रोगवाहक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब डिंबक जो है रोगवाहक का कार्य करता है। रोगवाहक का मतलब रोग को वहन करने वाला, खुद रोग नहीं फैलाता, तो रोगवाहक का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं कि भाई डिंबक जो है तुंदु रोग के जो जीवाणु हैं, जिनकी वजह से संक्रमण फैलता है, रोग होता है, कि जीवाणु को क्या करते हैं, गेहूं के पौधे तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है, रोगवाहक का कार्य करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मृदा में जब सूत्रकृमि जो होते हैं वो डिंबक निकलते हैं और गेहूं के पौधे में संक्रमण करते हैं, तो जीवाणु निवेश द्रव्य को अपनी शरीर पर चिपका कर साथ ले जाते हैं। इस प्रकार जीवाणु का संक्रमण हो जाता है। कि भाई अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जो आपके डिंबक हैं वो क्या करते हैं, आपके गेहूं के पौधे तक जाते हैं, संक्रमण करते हैं, तो इसके साथ क्या होते हैं, जो जीवाणु के जो निवेश द्रव्य है, मतलब जीवाणु जो होता है उसका जो मुख्य कंटेंट पदार्थ है, निवेश द्रव्य, जिसमें उसका आनुवांशिक पदार्थ है, वो क्या करते हैं, उनके शरीर पर चिपक कर चला जाता है और फिर क्या करता है, जीवाणु संक्रमण करता है। होता तो ये रोग जीवाणु की वजह से, लेकिन इसमें क्या कार्य करते हैं, सूत्रकृमि की जो डिंबक अवस्था है वो क्या करती है, इस रोग के वाहक का कार्य करती है। रोग को फैलाने के लिए एक माध्यम से एक पौधे दूसरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, इस डिंबक अवस्था का होता है। ये एक खास और महत्वपूर्ण बात है। किसके अनुसार, ये वासुदेवा हिगोरानी 1950 के अनुसार उन्होंने ये कथन दिया था कि रेथाइबैक्टीरिया टिट्रिसाई और एग्यूना टिट्रिसाई जो होते हैं, इनके बारे में उन्होंने ये कथन कहा था। अब इसका प्रबंधन क्या है, इसकी बात करेंगे कि भाई प्रबंधन कैसे, शस्य प्रबंधन है, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन की बात करेंगे इसके, ठीक है। फिर आपके सूत्रकृमियों द्वारा संक्रमित, जो आपके सूत्रकृमियों द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके दो बचेंगे, गोंगा और स्लग के बारे में पढ़ना है, जो आपके एक क्लास में दोनों पूरे हो जाएंगे। उनके लिए एक क्लास और रहेगी लास्ट आपके, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रबंधन, आपको पता शस्य प्रबंधन पढ़ते अपन, प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन में पहला शस्य प्रबंधन, इनकी बात करते हैं। शस्य प्रबंधन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, अब सुनिए आप कि शस्य प्रबंधन के लिए क्या कहते हैं कि रोग रहित क्षेत्र से बीजों का चयन किया जाना चाहिए। पहला कार्य क्या है कि रोग रहित क्षेत्रों से बीजों का चयन किया जाना चाहिए। बीजों का चयन किया जाना चाहिए। पहला कारण तो ये हो गया है। अब आपको रोग रहित कैसे, आप जहाँ जाते हैं भाई यहाँ पर रोग संक्रमण नहीं था, वहाँ से बीज लेना चाहिए। और बीज में मिली हुई पिट्टिका को छलनी से छान कर अलग करना चाहिए। कि भाई मान लीजिए बीज में पिट्टिका आ जाती है, बीज में पिट्टिका आ जाती है तो इसको अलग करना चाहिए। तो इसको अलग करना चाहिए। किससे अलग करेंगे, छलनी से छान के अलग करते हैं, तो इसको अलग करना चाहिए, इसको अलग करना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया आपके शस्य प्रबंधन का। शस्य प्रबंधन क्या करना है कि भाई रोग से बीजों का चयन करना। मान लीजिए बीजों का चयन किया, फिर भी कहीं पे पिट्टिका आ जाती है तो उसको छलनी से छानकर उन बीजों को अलग करना चाहिए। अब फिर क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है शस्य प्रबंधन में कि भाई पिट्टिका युक्त बीजों को 20% साधारण नमक के घोल में डुबोकर मिश्रित पिट्टिकों को अलग कर लेना चाहिए। कि भाई ये जो पिट्टिका युक्त बीज है, एक तरीका ये तो छलनी वाला है, दूसरा क्या है कि भाई पिट्टिका युक्त बीजों को क्या करना चाहिए कि पिट्टिका युक्त जो बीजों को क्या करना चाहिए आपको 20% मतलब 80 ml तो जल और 20 ग्राम आपके 20 ग्राम क्या नमक, 20% साधारण नमक जिसे बोलते हैं अपन NaCl के घोल में डुबोकर मिश्रित पिट्टिकों को अलग करना चाहिए। कि घोल में डुबोकर क्या करना चाहिए, मिश्रित पिट्टिकों को अलग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें शस्य प्रबंधन का कि बीजों को 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगोकर 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 10 मिनट रखकर सुखा लेना चाहिए। कि बीजों को क्या करना चाहिए, बीजों को आपके 2 से 3 घंटे तक किसमें, पानी में
भिगोना चाहिए, पानी में भिगोकर 54 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 मिनट तक, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक क्या करना चाहिए आपके, सुखा लेना चाहिए। 10 मिनट तक गर्म किया फिर सुखा लेना चाहिए, और इससे क्या होगा, आपकी पट्टिकाएं निष्क्रिय हो जाती है, पट्टिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। और डी पॉइंट क्या है आपके कि भाई सेव रोग से बचने के लिए 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र, मेन पॉइंट ये है कि 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना चाहिए। आपको पता शस्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, 2 से 3 वर्ष तक क्या अपनाना चाहिए, फसल चक्र। आपको पता है फसल, ये फसल बोनी नहीं, 3 साल के बाद में इस फसल को बोना, दूसरी सर्दी की फसल बोल लीजिए, आप रबी की कोई भी फसल बोल लीजिए। इसके लिए आप जो जेई जैसे अन्य धान्य फसलों का भी उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है कि भाई अगेती बुवाई करनी चाहिए। ये भी आपको पता है गेहूं की अगेती बुवाई करनी चाहिए। ये 2 पॉइंट जो कॉमन है सभी रोगों में पड़ा है, अगेती बुवाई करनी चाहिए इस प्रकार से। और एक वो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट वो भी आ सकता है। तो ये शस्य प्रबंधन है जिसकी सहायता से अपन जो आपके तंदू रोग है, सेव रोग है, इनके जीवाणु आपके जिनका रोगजनक जिनकी वजह से फैलते हैं उनको अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया रोग रहित क्षेत्रों से बीजों का चयन करना चाहिए। मान ली बीजों में पिट्टी का गए तो छलनी से छान के अलग कर लेना चाहिए, या फिर पिट्टी का बीजों को 20% NaCl को घोल में रखने से क्या हो जाते हैं, आपके पिट्टी का नष्ट हो जाती है। या फिर बीजों को 2 से 3 घंटे तक पानी भिगोकर 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट रख के फिर सुखा लेना चाहिए, जिससे पिट्टी का निष्क्रिय हो जाएगी। 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना चाहिए, या अगेती बुवाई करनी चाहिए। ये कॉमन से पॉइंट हो गए। उसके बाद बात करते हैं अपना अगला जैविक प्रबंधन, कि भाई शस्य प्रबंधन हो गया। अब जैविक प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई जैविक प्रबंधन क्या कहता है, कि जैविक प्रबंधन की सहायता से हम किस प्रकार से इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसकी बात करेंगे। अब देखिए आप इसमें जैविक प्रबंधन, दूसरा जैविक प्रबंधन। देखिए जैविक प्रबंधन में क्या है कि प्रतिरोधी किस्में उपयोग करनी चाहिए। अब किस्में कौन सी है, तो गेहूं की जो किस्में है जिसमें आपके सोनेरा, आपके सोनारा 63, इसके द्वारा लरमा राजो, कोई भी 1-2 किस्में याद करिए जो आपको अच्छे से याद हो सके। फिर है NP 608, उसके बाद है S227 की बुवाई की जानी चाहिए। किसमें है जो रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी होती है, जिससे फसल को नुकसान नहीं होता है, इनकी बुवाई करनी चाहिए। अब रासायनिक प्रबंधन पढ़ते हैं, तीसरा कि भाई रासायनिक प्रबंधन किस किन रसायनों के द्वारा इनको कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो रासायनिक प्रबंधन, तो शस्य प्रबंधन में तो अपन ये पढ़ते भी फसलों चक्र अपना के या धूप सुखा कर ऐसे कुछ। जैविक प्रबंधन में अपन पढ़ते हैं किस्मों के द्वारा कंट्रोल करना। रासायनिक प्रबंधन में अपन पढ़ते हैं केमिकल की सहायता से कि कौन सा रासायनिक है जो इस संक्रमण को कम करते हैं। तो इस रोग का संक्रमण अधिक होने पर क्या करना चाहिए कि भाई संक्रमण अधिक हो गया है, संक्रमण अधिक होने पर अपन को क्या करना चाहिए, नेमाफॉस, जिनोफॉस, नेमाफॉस, जिनोफॉस, LD कार्ब, ठीक है, थायोनेजिन, ठीक है, आदि से क्या करना चाहिए, मर्दा का उपचार किया जाना चाहिए। इससे इनसे क्या किया जाना चाहिए, मर्दा का उपचार करना चाहिए। मर्दा में छिड़काव करना चाहिए ताकि ये आपके नष्ट हो सके। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई LD कार्ब जो है, LD कार्ब सल्फोज, LD कार्ब सल्फोज का क्या करना चाहिए आपको, 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेकर, 2 किलोग्राम इन दोनों का सक्रिय तत्व कोई ले लीजिए, सल्फोज ले लीजिए, LD कार्ब ले लीजिए, या सक्रिय तत्व लेकर क्या करना चाहिए प्रति हेक्टेयर
प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करके गेहूं के सैव रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। इसका छिड़काव करके कर ठीक है, किसको रोका जा सकता है? सैव रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक प्रबंधन के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। इस रोग को अपन क्या कर सकते हैं? नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। ये हो गया आपके गेहूं के सेहू और तुंदू रोग। क्या इनके अपने पढ़े लक्षण, इनकी जान परिचय पढ़ा, फिर इसके अपन रोगजनक पढ़े, ठीक है, लक्षण हो गया, रोग चक्र हो गया, प्रबंधन हो गया। अब अपने मुख्य रूप से दो चीज़ें बची इस चैप्टर में। एक तो घोंघा बचा है कि उसके बारे में पढ़ना, उसके लक्षण क्या है, और एक आपके बचा स्लग। ये दोनों है पॉइंट, ये नया पॉइंट है, थोड़ा डिफरेंट है इनसे। इनकी बात अपन अलग क्लास में करेंगे, अलग पॉइंट के रूप में करेंगे, ठीक है। बाकी जो है अपनी जो है नेक्स्ट क्लास रहेगी, वो उसमें अपन आगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके। अगले क्लास में अपन इसकी बात करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।